हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम केमिस्ट्री में अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने केमिस्ट्री में सांद्रता पढ़ ली थी। विलियम की सांद्रता के बारे में चर्चा की थी, जिसमें वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, तुल्यांकी भार, मोल, अंश, इन सब के बारे में अध्ययन किया था और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए थे। आज अपन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे विलेयता की। ठीक है, आज अपन बात करेंगे विलेयता की। अब बात विलेयता की कर रहे हैं तो विलेयता है क्या, इसके बारे में बात करें तो मैंने आपको विलयन के बारे में बताया। विलयन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, विलायक प्लस विलेय, विलायक प्लस विलेय, इन दो से विलयन मिलकर बना होता है। ठीक है, और विलायक मैंने कहा था जिसमें किसी को घुला जाता है, यानी विलेय को किसमें मिलाया जाएगा, विलायक में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास कोई विलायक है, इस विलायक में अधिकतम कितने विलेय की कितनी मात्रा को घोला जा सकता है। ठीक है, ये विलायक है, इस विलायक में अधिकतम विलेय की कितनी मात्रा घोली जा सकती है, इस गुण को अपन क्या कहते हैं, विलेयता कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने जल में नमक मिलाया, जल प्लस नमक, और जब जल में नमक मिलाएंगे तो एक निश्चित मात्रा होगी, नमक की कितनी मात्रा आ जाएगी, उसके बाद में अपन मिलाएंगे तो नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो अधिकतम जल में अधिकतम कितना नमक घोल सकते हैं। जैसे मैंने 100 ml जल ले लिया और इस जल के अंदर मैंने नमक घोलना शुरू किया, तो कितनी मात्रा में नमक उसमें घोला जाता, अधिकतम कितना घोल सकते हैं, एक निश्चित सीमा होगी, उसके बाद में नमक घुलना बंद हो जाएगा। तो उसी लिमिट में अधिकतम कितनी विलेय की मात्रा इसमें अपन घोली जा सकती है विलायक में, इसे अपन क्या कहते हैं, विलेयता कहा जाता है। ठीक है, अब विलेयता को अलग अलग प्रकार से, कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ठोस को द्रव में घोलना, या अपन कह सकते हैं ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता। तो अपन सबसे पहले इसकी बात करेंगे और फिर आज अपन बात करेंगे गैस की द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता। आज अपन ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इन दो के बारे में अपन को आज डिटेल से पढ़ना है और एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस की द्रव में विलेयता, यानी कि एक ठोस को किसमें घोलना है, द्रव में। ठीक है, तो ठोस की द्रव में विलेयता। अब किसे कहेंगे ठोस की द्रव में विलेयता। तो अपने पास द्रव है, मान लेते हैं 100 ग्राम द्रव है और 100 ग्राम द्रव में घोली गई ठोस की अधिकतम मात्रा। ठीक है, या निश्चित मात्रा लेंगे पर विलेय की निश्चित मात्रा। यदि विलेयता की परिभाषा बताएं तो वो क्या हो जाएगी कि विलेय की निश्चित मात्रा में विलेय की घोली गई अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। तो अब यहाँ पर ठोस की विलेयता ज्ञात कर रहे हैं, तो उसमें अपन क्या लेंगे, जो द्रव होगा वो द्रव कितना है, निश्चित है, यानी 100 ग्राम है, यानी 100 ग्राम द्रव में विलेय की, यानी यहाँ विलेय कौन है, ठोस है, तो ठोस की क्या हो जाएगी, यहाँ पे ठोस की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा, ठोस की अधिकतम मात्रा, ये विलेय है। तो कितनी अधिकतम मात्रा इसमें घोली जा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, ठोस की द्रव में विलेयता कहलाता है। ठीक है, अब ये जो ठोस की द्रव में विलेयता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, और इन कारकों की बात करें तो सबसे पहला कारक है विलेय तथा विलायक की प्रकृति, यानी कि विलेय और विलायक किस प्रकृति पे, उस पे निर्भर करता है। तो इसमें सिंपल ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, 2 पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ध्रुवीय होंगे, यानी ध्रुवीय विलेय, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील,
घुलनशील। यानी कि जो ध्रुवीय विलय हैं वो ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, ठीक है, और अध्रुवीय हैं वो किस में घुलेंगे, अध्रुवीय में घुलेंगे। किस में घुलेंगे, अध्रुवीय में घुलेंगे। जैसे मैंने कहा NaCl, KCl, KNO3, ये कौन से हो गए, ध्रुवीय हो गए। कौन से हो गए, ध्रुवीय होंगे। और यहाँ पे बात करें अपन किसकी, अध्रुवीय की, तो CCl4 हो गया, CS2 हो गया, ये सब क्या है, अध्रुवीय है। ये अध्रुवीय क्या है, अध्रुवीय विलय है, और ये ध्रुवीय विलय है। ये कैसे है, ध्रुवीय विलय। तो ये ध्रुवीय है तो किस में घुलेंगे, ध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, और अध्रुवीय विलय किस में घुलेंगे, अध्रुवीय विलायकों में घुलेंगे, ठीक है। तो ये पहला कारक है प्रभावित करने का, विलय और विलायक की प्रकृति, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे कारक की। अपन प्रभावित करने वाले कारकों की बात कर रहे हैं। दूसरा कारक है ताप, यानी कि ताप का प्रभाव। तो ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां पे ध्यान रखना है, इसमें भी दो पॉइंट कौन सा, कि यदि विलय को विलायक में घोला गया है, यदि वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कौन सी है, ऊष्माक्षेपी, और ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा H का मान नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव, यानी ऊष्मा रिलीज हो रही है, तो उसमें क्या होगा, विलेयता कम होगी, ठीक है, विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि विलेयता घटती है। और यदि ऊष्मा शोषी है, ऊष्मा शोषी प्रकार की है, यानी डेल्टा H पॉजिटिव है, यानी ऊष्मा दी जा रही है, तो विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रभावित करने वाला क्या हो गया, एक और कारक हो गया, ठीक है। जैसे इसमें NaOH, KOH, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ध्यान रखना है। CaO, ये कैसे हैं, ऊष्माक्षेपी प्रकार के विलय हैं, और इसमें विलय कौन से होंगे, ऊष्माशोषी प्रकार के, जैसे KNO3, NaCl, ये कुछ कैसे ऊष्माशोषी है, तो इसमें विलय की मात्रा बढ़ती है, और इसमें इसमें विलयता कम होती है, और इसमें विलयता बढ़ती है, ये ध्यान रखना है। तो ये दूसरा कारक है। अब यहाँ पे एक अपवाद आएगा, इसमें क्या है, एक अपवाद है, ठीक है। अपवाद क्या है, कुछ लवण होते हैं, ठीक है, कुछ लवणों की अपन बात करें तो कुछ लवण में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या हो जाती है, कम होती है, ये ध्यान रखना है। कुछ लवण होते हैं उसमें विलेयता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। जैसे एक विलय है NaSO4 10H2O, NaSO4 10H2O, ठीक है, इसका नाम है ग्लूबर लवण, ग्लूबर लवण। और ये जो ग्लूबर लवण है, इस ग्लूबर लवण में क्या होता है, 32.4 डिग्री सेल्सियस, इस ताप से यदि टेम्परेचर अधिक हो जाए, इस तापमान से यदि तापमान और बढ़ा दिया जाए, तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसका कारण क्या है, क्यों कम हो रही है, तो इसका कारण ध्यान रखना कि जैसे ही टेम्परेचर 32.4 हो जाएगा, इसको गर्म करेंगे और टेम्परेचर कितना हो गया, 32.4 हो गया, तो इस लवण के साथ जो ये क्रिस्टलन जल जुड़ा हुआ है, ये क्रिस्टलन जल, और क्रिस्टलन जल क्या क्या होता है, किसी भी लवण के इकाई सूत्र से क्रिया करने वाले जल के अणुओं की संख्या क्रिस्टलन जल कहलाता है। तो यहाँ ये इकाई सूत्र है NaSO4, और इसके इकाई सूत्र से कितने जल के अणु क्रिया कर रहे हैं, 10 जल के अणु क्रिया कर रहे हैं। तो ये जो 10 जल के अणु है, ये क्या है, क्रिस्टलन जल है। कौन सा जल है, क्रिस्टलन जल है। तो क्या होगा, 32.4 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाएंगे तो इसका जो क्रिस्टलन जल है, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्रिस्टलन जल बाहर। तो पीछे क्या बचा, NaSO4, और जब ये ओनली NaSO4 बचेगा तो इसकी विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जब तक ये NH2O साथ में है, यानी जल के अणु है इससे जुड़े हुए,
क्रिस्टलन जल जुड़ा हुआ है तब तक विलेयता मतलब घुलता रहेगा, और जैसे क्रिस्टलन जल बाहर निकलेगा विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। ये हमने किसकी बात की थी, ठोस को किसमें मिलाया है, द्रव में, ठोस की द्रव में विलेयता की बात की। अब अपन बात करेंगे गैस की द्रव में विलेयता। गैसों की द्रव में विलेयता, और गैसों की द्रव में विलेयता की बात करें तो क्या होगा इसमें कि एक निश्चित मात्रा के द्रव में गैसों की अधिकतम मात्रा कितनी मिलाई जा सकती है, वो क्या कहलाएगी, विलेयता। अब अलग अलग विलायकों के लिए जो गैसों की विलेयता है वो भी क्या होती है, अलग अलग, अलग अलग द्रव में अलग अलग गैसों की विलेयता अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब इसको प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, तो सबसे पहला कारक है गैसों की प्रकृति, यानी वही विलेय की प्रकृति, गैसों की प्रकृति। तो सबसे पहला कारक है गैसों की प्रकृति के बारे में बात करें तो गैसों की प्रकृति में क्या होगा, आयनिक गैसें जो हैं, या इसको अपन ध्रुवीय कह सकते हैं, जो आयनिक होगी वही ध्रुवीय होगी। ये जो ध्रुवीय गैसें हैं वो हमेशा किस में घुलेगी, ध्रुवीय विलायक में, ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगी, पहली बात तो ये। और अध्रुवीय और अध्रुवीय गैसें जो होगी वो किस में घुलेगी, अध्रुवीय विलायकों में, किस में घुलेगी, अध्रुवीय विलायकों में घुलेगी। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये इसका क्या है एग्जाम्पल, ये पहला क्या है प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, गैसों की प्रकृति। यदि गैसें आयनिक है, आयन बनाती है, ठीक है, और आयनों में कौन कौन सी हो जाएगी, आयनिक गैसें कौन कौन सी होगी, जैसे NH3 है, ये आयनिक होती है, HCl है, ये आयनिक होती है, SO2 है। तो ये जो गैसें हैं ये आयनिक प्रकार की है। तो ये आयनिक प्रकार की, अतः ये क्या करती है, ध्रुवीय विलायक, यानी कि मैं ले लूं जल, जल में आसानी से घुल जाती है और क्या बनाती है, यौगिक बनाती है। ठीक है, जल में आसानी से घुल जाएगी और क्या बनाएगी, यौगिक बनाएगी। कौन कौन से यौगिक, जैसे NH4OH, ये जल से क्रिया करने के बाद बनेगी, कौन, NH3 बनाएगी। HCl की बात कर, अब ये HCl गैस है, जल में घोलेंगे क्या बन जाएगा, HCl लिक्विड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। तो HCl का निर्माण हो गया। फिर H2SO4, ये क्या होगा, SO2 जब जल से क्रिया करेगी तब। तो ये जल में आसानी से घुलनशील है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, आयनित है। कैसी है, आयनित है, ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा N2 है, O2 है, ये जो गैसें हैं वो जल में क्या, जल की अपेक्षा किस में अधिक घुलनशील है, एथेनॉल में अधिक घुलनशील है। किस में है, एथेनॉल में। ये एथेनॉल में आसानी से घुल जाती है। कौन, N2O2, एक और साथ में जैसे CO2 है, ये एथेनॉल में, C2H5OH, इसमें आसानी से क्या हो जाती है, घुलनशील है। इसके अलावा जो H2O है, सॉरी O2 है, ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन गैस रक्त में आसानी से घुल जाती है, अधिक घुलनशील होती है। किसमें, ब्लड में। बात करते हैं ना ब्लड की, जब रक्त जो है वो हृदय से फेफड़ों में पहुंचता है शुद्धिकरण के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए, तो वहां जो फेफड़ों की कुपिका है वहां से जब गुजरेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस, जैसे ये कुपिका है और इस कुपिका में से जब ब्लड गुजरेगा तो क्या होगा, ये O2 अंदर एंटर करेगी और यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ये जो O2 है ये किससे अभिक्रिया करेगा, हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है। ये क्रिया तो जानते ही हो सभी। तो यहाँ O2 क्या है, रक्त से आसानी से क्रिया करता है। ये एथेनॉल से, ये जल से नहीं करेगा, जल की अपेक्षा, जल से क्रिया करती है लेकिन जल की अपेक्षा अधिक क्रियाशील किसमें है, या अधिक घुलनशील किसमें है, एथेनॉल में।
ये रक्त में भी घुलनशील है O2 और ये सभी जल में आसानी से घुलकर क्या बनाती है, यौगिक बनाती है। तो ये अपन गैसों की प्रकृति की बात कर रहे हैं। अब अगली बात करते हैं विलायक की प्रकृति, बात करते हैं विलायक के प्रकृति की। तो विलायक की प्रकृति भी वही होगी, ध्रुवीय और अध्रुवीय की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, ध्रुवीय और अध्रुवीय। विलायक की प्रकृति यानी कि जिस द्रव में अपन घोल रहे हैं गैस, उसकी बात करें तो यहाँ अपन बात करेंगे ध्रुवीय की। तो ध्रुवीय किसमें घुलेगा, ध्रुवीय में। सेम बात है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो HCl है, ये HCl है, ये HCl इसको अपन बेंजीन में घोलते हैं और एक मैंने जल में घोला, ठीक है। तो अधिक घुलनशीलता किसकी होगी, जल में होगी, यानी विलेयता किसमें होगी, जल में क्या होगी, अधिक होगी, और बेंजीन में क्या होगी, कम। यानी अपन कह सकते हैं जो HCl गैस है, ये HCl क्या ले रहे हैं अपन, गैस ले ली, ये जो HCl गैस है वो बेंजीन की अपेक्षा जल में अधिक घुलनशील है, या इसकी विलेयता जल में क्या होती है, अधिक होती है। ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, विलायक के प्रकृति की, ठीक है। अगला है ताप का प्रभाव। किसका प्रभाव है, इसका ताप का प्रभाव है। अब ताप का क्या प्रभाव होता है इसके ऊपर, ठीक है, इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, ताप बढ़ाने पर, और ताप कब बढ़ेगा, स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर क्या होगा, ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। किसकी विलेयता घटती है, तो यहाँ पे विलेयता घट रही है किसकी, गैसों की। कब, ताप बढ़ाने पर। ये चीज, ये लाइन ध्यान रखनी है बस इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। बस एक और चीज है इसका अपवाद, और अपवाद क्या है, H2O हीलियम। ये जो दो गैसें हैं, इस गैस को जब किसी द्रव में घुलेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो द्रव होगा वो द्रव क्या करेगा, उष्मा का अवशोषण करेगा। उष्मा का क्या करेगा, अवशोषण। और उष्मा के अवशोषण करने से क्या हो जाएगा, विलेयता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। H2 और हीलियम क्या करेगा, H2 और हीलियम में क्या होगा, उष्मा का अवशोषण, और उष्मा का अवशोषण होने से इन गैसों की क्या हो जाएगी, इन गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, विलेयता बढ़ जाएगी। बाकी नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घटती है, लेकिन ये अपवाद है, ये ध्यान रखना है, इस अपवाद का ध्यान रखना है, ये एक अपवाद है। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आगे अपन एक और प्रभाव की बात करें तो वो है दाब का प्रभाव, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसमें एक नियम भी आता है, ठीक है, एक नियम भी आता है। और हम बात करेंगे किसकी, दाब के प्रभाव की। दाब का प्रभाव, और दाब के प्रभाव को समझने के लिए एक नियम पढ़ना है, और इस नियम का नाम है हेनरी का नियम। ये दाब के लिए ही दिया गया है। क्या दिया हुआ है, हेनरी का नियम। और हेनरी का नियम क्या है, तो वो ध्यान से सुने कि इस नियम के अनुसार, अब ये नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी भी विलायक में, यानी कि अपन क्या, विलायक क्या है, अपने पास द्रव है, और किसी भी विलायक में क्या बोल रहे हैं, विलेय बोल रहे हैं। विलेय का मतलब अपन क्या ले रहे हैं, गैस बोल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस गैस की जो मात्रा है, ठीक है, इस गैस की जो मात्रा है, वो गैस की मात्रा इस द्रव पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती होती है। कब होती है, स्थिर ताप पर। ये चीज भी ध्यान रखनी है, कब होती है, स्थिर ताप पर। यानी कि बात करें इस नियम के अनुसार, स्थिर ताप पर द्रव में विलेय, द्रव में विलेय की जो मात्रा है, द्रव में विलेय की जो मात्रा है, वो द्रव पर लगने वाले आंशिक दाब के समानुपाती। यानी मैं बात करूं विलेय की मात्रा की, और इस विलेय की मात्रा को मैं m मानूं, और आंशिक दाब क्या है, p है, तो m जो है वो p के क्या होगा, समानुपाती होगा। और यहाँ से जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ स्थिरांक लगेगा k, और ये k क्या है, हेनरी स्थिरांक। क्या है, हेनरी स्थिरांक है।
तो ये हेनरी का एक नियम है, ये नियम ध्यान रखना है। यहां से अपन के की वैल्यू निकाले तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम अपॉन पी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एम अपॉन पी। ये एक गैस की बात हो गई। यदि किसी द्रव में बहुत सारी गैसें मिलाई जाएं, यदि किसी द्रव में बहुत सारी गैसें मिला दी जाए एक साथ, n गैसें मिला दी, तो वहां पे क्या होगा, जो आंशिक दाब है किसका, द्रव का जो आंशिक दाब है वो उन गैसों के मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ध्यान रखना है, यदि अधिक गैसें विलय हैं, अधिक गैसें विलय हैं, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, जो आंशिक दाब होगा P, वो इनके मोल भिन्न के क्या होगा, समानुपाती होता है। ये भी हेनरी का नियम है। वो हेनरी का नियम अभी जो पढ़ा था वो एक गैस के लिए, और या एक से अधिक गैसें हैं तब ये फॉर्मूला काम आएगा। यानी कि यहाँ kx हो गया, और k जानते हो क्या है, हेनरी स्थिरांक। हेनरी स्थिरांक किस पर निर्भर करेगा, गैस की प्रकृति पे, वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है, किस टाइप की गैस डाली गई है उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, हेनरी स्थिरांक है। यहां से k की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, p अपॉन x, और x की वैल्यू निकालें। मोल भिन्न की बात करें, देखो मोल भिन्न हमने पढ़ी थी, क्या मोल भिन्न पढ़ी, जैसे विलय की मोल भिन्न निकालना तो विलय के मोल बटा कुल मोल, विलायक का ज्ञात करना तो विलायक के मोल बटा कुल मोल। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। तो यहाँ पे अपन बात किसकी कर रहे हैं, मोल भिन्न का फॉर्मूला और बनाया जाए तो वो क्या बनेगा, p अपॉन k बन जाएगा। क्या बन जाएगा, p अपॉन k बन जाएगा। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, भी न्यूमेरिकल करेंगे तब काम आएगा। ठीक है, अब ये जो हेनरी का नियम है इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन है। उससे पहले अपन बात करें हेनरी का जो नियम है, इस हेनरी नियम की कुछ सीमाएं हैं कि हेनरी नियम कब लागू होगा। ठीक है, उसके बारे में ध्यान रखना है। तो हेनरी नियम कब लागू होगा, एक तो लागू होगा जब दाब अधिक होना चाहिए। सबसे पहला तो क्या, कि जब दाब अधिक है तब हेनरी का नियम लगेगा। दूसरा, ताप कम होना चाहिए, दाब अधिक और ताप कम। पहली कंडीशन क्या है, दाब अधिक, दूसरी कंडीशन क्या है, ताप कम। तीसरी कंडीशन, इसमें क्या होगा, गैस विलायक से रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। जो गैस है वो विलायक से रासायनिक घुल रही है लेकिन उससे रासायनिक क्रिया नहीं करनी चाहिए, ना ही क्या होनी चाहिए, आयनित होनी चाहिए। गैस उसमें आयनित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखना है, आयनित नहीं और रासायनिक क्रिया भी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा गैस की विलेयता विलायक में कम हो। ठीक है, ये भी ध्यान रखनी है, जो विलेयता है विलायक में कम होनी चाहिए। ठीक है, विलायक में कम होनी चाहिए। ये 3-4 इसकी कुछ सीमा है, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और कुछ नहीं है। आगे बात समझ में, तो 2 टॉपिक आज अपन ने किए हैं, मतलब विलेयता है, उस विलेयता के अंदर 2 टॉपिक है, एक तो ठोस की द्रव में विलेयता और गैस की द्रव में विलेयता। और हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, ये हेनरी का नियम। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बारे में न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, अभी करेंगे अपन, 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा मैं भी। ठीक है, तो देखो अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हेनरी नियम पर आधारित, जहां हेनरी नियम काम आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है N2 नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर, नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलय होगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे अपन को टेम्परेचर दिया हुआ है कितना, 293 केल्विन। और क्या क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है यहाँ पे N2 का आंशिक दाब। N2 का क्या दिया हुआ है, आंशिक दाब कितना है, 0.987 बार। एक तो ये दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरी चीज अपन को दी हुई है टेम्परेचर, T दिया हुआ है 293 केल्विन, और K की वैल्यू दी हुई है, और K की वैल्यू है 76.48 किलो बार। ये ध्यान रखना है, किलो बार में दिया हुआ है, और इसको अपन बार में कन्वर्ट करें, ये आ जाएगा बार में। किलो बार को किस में लिख दिया है, बार में लिख दिया है। ठीक है, और याद क्या करना है, मिलीमोल
क्या ज्ञात करना है, मिलीमोल की मात्रा अपन को यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो अपन एक नॉर्मल फॉर्मूला जानते हैं मोल भिन्न के लिए। किसके लिए? मोल भिन्न का अपन फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, मोल भिन्न। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ देखो जल कितना दिया हुआ है, 1 लीटर, 1 लीटर, और 1 लीटर जल दिया हुआ है, तो इसमें जो संख्या होगी मोल की, वो मोल की संख्या आपको ध्यान रखनी कितनी होती है, 55.5। कितनी होती है? 55.5 होती है, ये ध्यान रखना है। तो पहले अपन क्या ज्ञात करेंगे, मोल भिन्न ज्ञात करेंगे, और मोल भिन्न देखो P, ठीक है, P किसके समानुपाती, किसके बराबर होता है, P बराबर KX, और ये X क्या है, मोल भिन्न है P/K। तो देखो P भी पता है, K भी पता है, ये देखो P और ये रहा K, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये बाहर में दिया हुआ है और ये भी बाहर में लिखना है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घात माइनस के, सॉरी यहाँ माइनस के 5 आ जाएगा, ये मोल भिन्न आ गया, माइनस के 5। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। अपन को क्या निकालना है, n ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है किसके लिए, N2 के लिए, मोलों की संख्या ज्ञात करनी है, किसमें, मिलीमोल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, n बटा 55.5। 55 पॉइंट क्या है, विलियन के मोल, विलियन के मोल कितने हैं, 55.5 है। तो यहाँ x की वैल्यू अपन को पता है, n निकालना है, n बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू 55.5। तो n बराबर आ जाएगा x की वैल्यू 1.29 इंटू 10 की घात माइनस 5, और ये 55.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू, ये किस में आएगा, ये जो n की वैल्यू आएगी ये मोल में आएगी, और इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमोल में। तो मिलीमोल में बदलना है तो किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये किसकी आ जाएगी, मिलीमोल में आ जाएगी। तो यहाँ तक ये मामला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था पहला, जिसमें क्या निकालना था, N2 की मिलीमोल, N2 के मिलीमोल ज्ञात करने हैं। इसमें N2 के मिलीमोल, N की संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब देखो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि यदि H2S गैस की जल में STP पर विलेयता 0.195 हो तो हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। गैस कौन सी है, H2S है, ठीक है, और STP पर विलेयता अपन को दी हुई है, विलेयता दी हुई है कितनी, 0.195, और क्या पूछा है, हेनरी स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अब ये STP क्या है, तो STP है सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, सामान्य ताप और दाब। ये क्या है, या STP की बात करें तो STP क्या है, सामान्य ताप व दाब। तो सामान्य ताप व दाब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और सामान्य STP, और STP पर जो टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर है, वो कितना होता है, 1 बार होता है। ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अभी प्रेशर अपने काम आएगा, प्रेशर दिया हुआ थोड़ी इसमें, तो प्रेशर काम आएगा। आंशिक दाब कितना होता है, 1 बार होता है। अब अपन को निकालना क्या है, K की वैल्यू निकालनी है। तो अपन जानते हैं P बराबर क्या होता है, KX होता है, P पता है, K की वैल्यू तो निकालनी है, X पता नहीं है, X भी तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन X की बात करेंगे, तो X क्या हो जाएगा, X हो जाएगा विलेय के मोल, जो कि कितना दिया हुआ है अपन को, ये दिया हुआ है विलेयता, विलेय के मोल बट्टा कुल मोल। अब देखो, अब इसको किस में घोला है, तो इसको घोला गया है जल में, और जल के लिए यानी कि यहाँ पर कुल मोल की बात करेंगे तो जल के लिए मोल कितने हो जाएंगे, 55.5। ये अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा था, तो ध्यान रखना है ये किस में होते हैं, जल के लिए। जल के लिए जो मोल है वो 55.5 होता है। अब यहाँ मान रखो, यहाँ कितना आ जाएगा, 0.195,
फिर कुल का मतलब क्या हो गया H2S प्लस H2O, यानी 0.195 और प्लस क्या हो जाएगा 55.5 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको अपन सोल्व करेंगे, यहाँ मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 0.0035, यानी यहाँ हो जाएगा 3.5 इंटू 10 की घात -3। ये x की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई x की वैल्यू। अब किसकी निकालनी है k की वैल्यू, तो k बराबर p अपॉन x, तो k बराबर p की वैल्यू 1। देखो यहाँ निकालने मैंने p एक बार होता है, कहाँ पे एसटीवी पर एक बार होता है, बटा x कितना हो गया 3.5 इंटू 10 की घात -3, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी k की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व तो कर लोगे, भाग देना यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है। तो आज हमने कौन सा टॉपिक क्लियर किया है, विलेयता। तो विलेयता वाला टॉपिक पूरा हो गया आपके आज, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात कौन सी है, ये हेनरी का नियम। ये हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, छोटे क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। छोटा क्वेश्चन तो वही कि हेनरी का नियम लिखिए या हेनरी नियम का कथन लिखिए, हेनरी नियम की सीमाएं लिखिए, और इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टाइप का मैंने आपको बता दिया कि x p किसी के भी वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतनी बात करेंगे, इससे आगे की चर्चा अपन अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें। और चैप्टर के नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।